एवरीवन, हमारा चैप्टर चल रहा था कॉस्ट ऑफ कैपिटल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। तो जब हम पढ़ने वाले हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल तो आपको पता होना चाहिए इक्विटी क्या है और कॉस्ट हम यहाँ पे किसे कह रहे हैं। अगर आपने अब से पहले वाले लेक्चर देखे हैं तो आपको पता होगा कॉस्ट क्या है। नहीं पता तो मैं आपको बताती हूँ। कॉस्ट यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कॉस्ट का मतलब रिटर्न से होता है और रिटर्न भी मिनिमम, कि कोई भी अमाउंट है उस पर मिनिमम, कोई भी इन्वेस्टमेंट है उस पर मिनिमम कितना रिटर्न मिलना चाहिए, उस चीज़ की कैलकुलेशन हम कॉस्ट में करते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से में। और यहाँ पे इक्विटी का मतलब क्या है? इक्विटी एक शेयर है और ये कंपनी के द्वारा इशू किया जाता है अपने इन्वेस्टर के लिए, जो कि इसे परचेज करते हैं। मतलब इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड होते हैं कंपनी में, वो इक्विटी को परचेज कर लेते हैं, मतलब कंपनी के शेयर में अपना पार्टिसिपेशन कर लेते हैं, कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं। तो यहाँ पे हम उन शेयर होल्डर के लिए रिटर्न, मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न को कंप्यूट करते हैं। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या आएगी? जो भी इक्विटी से फंड रेज किया है कंपनी ने, उसे इन्वेस्ट करने से मिनिमम कितना रिटर्न उन्हें मिलना चाहिए, वो ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे जो इस कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ज़्यादा रिटर्न देगा या इसके बराबर रिटर्न देगा। तो यहाँ पे हम कॉस्ट कैसे निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ इक्विटी, चलो इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, के मतलब कॉस्ट, ई मतलब इक्विटी, आपके फाइनेंस में ऐसे ही डिनोट किया जाता है। तो इसमें देखेंगे कंपनी को इक्विटी के बदले में क्या देना है इन्वेस्टर को, क्या देना है कंपनी को और क्या मिलेगा कंपनी को। देखो समझो, कंपनी ने फंड रेज किया है, कंपनी ने इक्विटी इशू कर दी, तो उस इशू करने से कंपनी को मिल क्या रहा है? वो मनी मिल रही है जो इशू करने पे, मतलब परचेज करने के लिए, शेयर परचेज करने के लिए इन्वेस्टर ने दी होगी कंपनी को, तो वो मनी कंपनी को मिली। ओके, यहाँ पे लेंगे कंपनी को देना क्या है। अब जब हमने प्रेफरेंस शेयर की बात करी थी या डिवेंचर की बात करी थी, वहाँ पे कंपनी को इंटरेस्ट देना था, एक फिक्स्ड अमाउंट देनी थी रेगुलर बेसिस पे। लेकिन इक्विटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। इक्विटी शेयर होल्डर को ओनरशिप राइट मिलता है, इसलिए उनके पास ना, मतलब वोटिंग राइट और ओनरशिप राइट मिलता है, तो इसलिए उनको एक फिक्स्ड अमाउंट नहीं दी जाती। हाँ, जो एट द लास्ट प्रेफरेंस को, डिवेंचर को पे करने के बाद जो अमाउंट बचती है प्रॉफिट की, उसमें से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उन्हें प्रॉफिट वो। तो यहाँ पे देना क्या है? तो देने के लिए यहाँ पे कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं होगी, लेकिन एक एक्सपेक्टेड अमाउंट लेंगे हम। मतलब हम प्रोबेबिलिटी लगाएंगे कि हाँ हम इतना दे सकते हैं, या फिर हमारा जो इन्वेस्टर है वो इतना चाह रहा है कि उसे इतना रिटर्न तो मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हम वो अमाउंट लेंगे। इसी के अकॉर्डिंग हम इसका कोई मतलब एक स्पेसिफाई मेथड नहीं है, 3-4 मेथड हैं, हम उन्हें स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे अब हमारी आज की वीडियो में। ओके, आज हम जो डिस्कस करेंगे, देखो एक तो आपका करेंगे इसमें इक्विटी से रिलेटेड जो मेथड है ना, उसमें आपका डिविडेंड यील्ड मेथड है, एक अर्निंग यील्ड मेथड है, एक रियलाइज यील्ड मेथड है और एक कॉस्ट एसेट प्राइसिंग मॉडल अप्रोच है। तो ये 4-5 तरीके हैं जो हमें डिस्कस करने हैं आज के अपने लेक्चर में। हम आपका डिविडेंड यील्ड मेथड, अर्निंग यील्ड और रियलाइज यील्ड को डिस्कस करेंगे, इसे अच्छे से समझेंगे इनके विद एग्जांपल, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ। जो आपका CAPM मॉडल बचेगा उसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो सबसे पहले यही बात करी हमने कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी होती क्या है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी रिफर करते हैं टू द रिटर्न रिक्वायर्ड बाय शेयर होल्डर टू इन्वेस्ट इन कंपनी। वही कहा ना, रिटर्न को रिफर करती है जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, जो इन्वेस्ट करा है इन कंपनी में उससे, बाय इन्वेस्ट इन कंपनी। इट रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ फंडिंग फॉर अ बिजनेस थ्रू द इशुएंस ऑफ कॉमन स्टॉक।
कॉमन स्टॉक को इशू करके जो फंडिंग आई उसकी कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे कुछ फैक्टर्स दिए हैं, फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इंक्लूड है उसमें रिस्क फ्री रेट। अब रिस्क फ्री रेट क्यों है इसमें कि ये इन्फ्लुएंस करेगा? भाई अगर कोई ऐसी सिक्योरिटी है जिसमें कोई भी रिस्क नहीं है, इक्विटी एक सिक्योरिटी है, इक्विटी से अलग कोई ऐसी जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, उनमें कोई रिस्क नहीं होता, रिस्क फ्री होती हैं, जहाँ पे एक फिक्स रेट इंटरेस्ट होता है, डिबेंचर को भी बोल सकते हैं रिस्क फ्री। तो जहाँ पे कुछ रिस्क नहीं होता है, रिस्क फ्री रिटर्न जो होता है, रेट होता है, वो इम्पैक्ट करेगा इक्विटी की वैल्यू को। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर चाहेगा कि मिनिमम रिस्क फ्री रिटर्न, जितना रिटर्न तो हमें मिलना चाहिए। ओके, फिर मार्केट रिस्क प्रीमियम। अब सेकंड क्या आएगा? जो रिस्क फ्री है वो तो मिलना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम इक्विटी में इन्वेस्ट करके एक रिस्क ले रहे हैं, तो उस रिस्क को कंपनसेट करने के लिए हमें प्रीमियम अमाउंट भी मिलनी चाहिए, क्योंकि भाई हमारा पैसा डूब भी सकता है, तो हमारा रिटर्न इतना एक्स्ट्रा तो होना चाहिए कि हमारा वो रिस्क कंपनसेट हो जाए उससे। तो मार्केट रिस्क प्रीमियम मिलनी चाहिए ये। उसके बाद आपका बीटा, बीटा वो क्या होता है? एक सिस्टमैटिक रिस्क होता है। अब बीटा क्या होता है? बीटा ये बताता है कि मार्केट में फ्लक्चुएशन होने से आपकी सिक्योरिटी में कितना फ्लक्चुएशन होगा। जैसे कि अगर मार्केट 2% से इंक्रीज हो रही है, तो आपकी जो सिक्योरिटी में, आपकी जो इक्विटी सिक्योरिटी में आपने इन्वेस्ट किया है वो 4% से इंक्रीज होगी या 3% से डिक्रीज होगी। मतलब उनके बीच रिलेशनशिप जो बताता है, बीटा बताता है। डिविडेंड यील्ड मतलब डिविडेंड कितना देने वाले हो। फिर ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड, भाई हर ईयर इतना % से ग्रोथ बढ़ा रहे हो तुम आप अपने शेयर की, या कैसे कर रहे हो, ग्रोथ का क्या प्रोस्पेक्ट रखते हो आप लोग, वो भी आपकी इक्विटी के प्राइस को इफ़ेक्ट करता है। अब हम अपने आगे वाले मॉडल में इन्हीं के बेस पे अपना इक्विटी का कंप्यूटेशन करेंगे। ओके, ये क्या दे रखा है देखो, ए हाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंडिकेट दैट शेयर होल्डर रिक्वायर ए हायर रिटर्न टू इन्वेस्ट इन कंपनी विच कैन इम्पैक्ट द कंपनी एबिलिटी टू रेज कैपिटल एंड मेक इन्वेस्टमेंट्स। अगर हम हायर कॉस्ट देंगे इक्विटी को, इक्विटी होल्डर को, तो वो हायर रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी को रिक्वायर करना पड़ेगा। मतलब क्या होगा? देखो ये है, जो हायर कॉस्ट होगी ना इक्विटी की, वो शेयर होल्डर के लिए हायर रिटर्न को इंडिकेट करेगी, और शेयर होल्डर को हायर रिटर्न मिलेगा तो कंपनी की मार्केट वैल्यू अच्छी बनेगी, क्योंकि भाई शेयर होल्डर को अच्छा मिल रहा है तो कंपनी अच्छा कमा रही होगी, तभी दे रही होगी, तो वहाँ पे फर्म की वैल्यूएशन अच्छी होती है इस सिचुएशन में। अब हम इसका फर्स्ट मेथड देखते हैं इक्विटी को कंप्यूट करने का। फर्स्ट मेथड है डिविडेंड यील्ड मेथड। जो आपका डिविडेंड यील्ड मेथड है, ये डिविडेंड के बेस पे, मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक डिविडेंड की प्रोबेबिलिटी लगाई जाती है, एक अजम्पशन ली जाती है कि हमारे जो शेयर होल्डर है ना, वो कंपनी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंपनी इतना डिविडेंड तो दे ही देगी। तो जैसे कि हम डिवेंचर में इंटरेस्ट ले रहे थे, यहाँ पे हम डिविडेंड लेंगे फॉर्मूले में, और जो कंपनी को मिलेगा, मिलेगा क्या? जो आपका मार्केट प्राइस होगा शेयर का, वो कंपनी को मिलेगा। अब अगर यहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट होगी तो वो हम माइनस कर देंगे, क्योंकि अगर हमारे इशू करने में कोई डॉक्यूमेंट कॉस्ट और अदर कोई एक्सपेंसेस हुए हैं शेयर को इशू करने में, तो वो कंपनी का खर्चा हो गया, तो उसे हम मार्केट प्राइस में से लेस कर देंगे, तो कंपनी को वो अमाउंट मिलेगी जो कंपनी इन्वेस्ट करने वाली है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल में सिर्फ वो अमाउंट लेनी है जो कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए उसके पास अमाउंट होगी। तो अमाउंट फ्लोटेशन कॉस्ट लेस करने के बाद जो बचेगी वही होगी। तो यहाँ पे भी वही हुआ। इसमें क्या होगा अब आप देखो, पहले मैं आपको यही बता दूँ, चलो यहाँ पे फॉर्मूला होगा आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू D1 अपॉन P0।
मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये D1 आपका एक्सपेक्टेड डिविडेंड है, P0 आपके शेयर का मार्केट प्राइस है। अब यहाँ पे क्या लेना है, पर शेयर के अकॉर्डिंग लेना है, डिविडेंड पर शेयर और मार्केट प्राइस पर शेयर। ओके, तो ये देखो क्या लिखा है, डिविडेंड यील्ड मेथड इज ए टेक्निक यूज टू एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। हाँ, हमें पता है, इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं। इट कैलकुलेट्स द कॉस्ट ऑफ इक्विटी बेस्ड ऑन डिविडेंड पर शेयर एंड द मार्केट प्राइस ऑफ द स्टॉक। ओके, हमने बात कर ली। यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है, वो वाला मच बेटर, ये यहाँ पे बिल्कुल मतलब डीपली खोल के बता दिया कि भाई डिविडेंड पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर। अब ये ध्यान रखना, कंप्यूट कर लिया ना, यहाँ पे डिविडेंड यील्ड मेथड है, और अगर हमारे पास ग्रोथ फैक्टर भी है कि ग्रोथ फैक्टर दे दिया कि 5% से ग्रोथ अज्यूम कर रहा है हमारा इन्वेस्टर, तो यहाँ पे प्लस वो ग्रोथ फैक्टर भी ऐड हो जाएगा। लेकिन इस मेथड को फिर ग्रोथ ऐड होने के बाद इसे एक और नाम दिया जाता है, डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ इन डिविडेंड मेथड। ओके, तो ध्यान रखना यही फॉर्मूला रहेगा, बस जब ग्रोथ फैक्टर दे देंगे तो इसे कंप्यूट करने के बाद इसमें ग्रोथ की परसेंटेज ऐड कर देंगे, और ये यहाँ पे वो ग्रोथ ही ऐड करके दे रखी है। अब इसमें कंपोनेंट क्या क्या है हमने पढ़ ही लिए। हमारा डिविडेंड पर शेयर है, मार्केट प्राइस पर शेयर है, और ग्रोथ रेट है। एक्सपेक्टेड है ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड, करंट मार्केट प्राइस है, और एनुअल डिविडेंड पेड पर शेयर है। एग्जाम्पल देख लो, अगर कोई कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कंपनी के शेयर कि उन्हें 2 रुपीज़ डिविडेंड के मिलेंगे, जो शेयर का मार्केट प्राइस है 50 रुपीज़ पर शेयर है, ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है 5%, तो उसमें आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकल जाएगी 9%। चलो इसे कंप्यूट करके देखते हैं। डिविडेंड 2 अपॉन मार्केट प्राइस 50 मल्टीप्लाई बाय 100 एड ग्रोथ कितनी कही है इन्होंने, 5% से, प्लस 5%, तो इससे काटेंगे 2 टाइम कट जाएगा, 52 जा 2 2 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9%। यही आपका आंसर आ रहा है। ओके, एडवांटेज क्या है इस मेथड की, तो इसके फ़ायदे हैं, सिंपल है कैलकुलेशन में, यूज़ करता है ऑब्जर्व्ड मार्केट डेटा, रिफ्लेक्ट करता है करंट मार्केट एक्सपेक्टेशंस को। लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशंस हैं आपकी, कांस्टेंट डिविडेंड पे आउट रेशो अज्यूम करता है। मतलब यहाँ पे कांस्टेंट डिविडेंड पे आउट रेशो का क्या मतलब है, एक पे आउट रेशो होता है कि हमें इतने परसेंट डिविडेंड पे करना है। जैसे कि कंपनी का प्रॉफिट हुआ 100 रुपीज़, तो कंपनी ने करा कि हमारा डिविडेंड पे आउट रेशो क्या है 60%, और रिटेन अर्निंग है हमारी 40%। तो ये कांस्टेंट रहता है, ये चेंज नहीं होता, ये अज्यूम किया गया है इस मॉडल में। क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट कंपनी 2 भागों में डिवाइड कर सकती है, एक तो वो अपने पास कुछ पोर्शन रख सकती है, और कुछ पोर्शन वो अपने शेयर होल्डर्स में डिवाइड कर सकती है। तो जो पोर्शन वो शेयर होल्डर में जिस परसेंटेज को शेयर होल्डर में डिवाइड करती है, उसे हम डिविडेंड पे आउट रेशो बोलते हैं। तो यहाँ पे वो कांस्टेंट माना जाता है। इग्नोर अदर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग स्टॉक प्राइस, मतलब जैसे इंटरेस्ट रेट हो गया, इन्फ्लेशन होगी, इन्हें इग्नोर करा गया। हाँ, हमने देखा भी, हमने ऊपर डिविडेंड ही लिया है सिर्फ। और रिक्वायर एक्चुअल एस्टिमेशन ऑफ ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट की एक्चुअल एस्टिमेशन की रिक्वायरमेंट होती है। अब भाई ग्रोथ रेट हम कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेट है ग्रोथ रेट एस्टिमेट करना। यहाँ पे लिखा है द डिविडेंड यील्ड मेथड प्रोवाइड ए straightforward estimation of cost of equity, but is accurately depend on the reliability of input value and the
अजम्पशन मेड। हाँ, अजम्पशन मेड है, इनपुट वैल्यू पे भी है, क्योंकि हमारे पास रियल डिविडेंड थोड़े ही है। हम तो एज्यूम कर रहे हैं कि इतना एक्सपेक्ट करते हैं शेयर होल्डर, और उसके अकॉर्डिंग अपना कंप्यूटेशन कर रहे हैं हम, तो ये भी सही बात है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, मतलब हमारा नेक्स्ट मेथड जो आता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट करने का, वो है आपका अर्निंग यील्ड मेथड। अर्निंग यील्ड मेथड में क्या होता है, अब यहाँ पे हम डिविडेंड नहीं लेते, यहाँ पे हम करते हैं अर्निंग पर शेयर, कि जो पर शेयर है ना उस पर कितना अमाउंट मतलब अर्न करना चाहता है हमारा शेयर होल्डर। समझ में आया। इसमें क्या होगा आपका, कॉस्ट ऑफ इक्विटी में हम ले लेंगे अर्निंग पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसमें क्या होगा, अर्निंग पर शेयर केवल एक कंपोनेंट नहीं है, ये आपका दो चीज़ों से मिलके बनता है। एक तो आपका डिविडेंड जो रेगुलर पे हो रहा है, दूसरी होगी आपका कैपिटल गेन। अब ये कैपिटल गेन क्या होती है, कैपिटल गेन वो अमाउंट होती है, जैसे कि आपने 100 रुपये में कोई शेयर लिया, आज के 3 महीने बाद आप उसको 150 रुपये में बेच रहे हैं। इस बीच में आपको ईयरली लो, आपने आज लिया कोई शेयर और 1 साल बाद आप उसे 150 रुपये में बेच रहे हैं, बीच में आपको डिविडेंड मिल गया 10 रुपीज़ का। इस पे कंपनी रेगुलरली डिविडेंड पे कर रही है, तो आपका क्या होगा, ये 10 रुपीज़ मिले आपको डिविडेंड के, और आपने 100 का शेयर लिया था, 150 का बेचा, तो वो 150 रुपीज़ आपका प्रॉफिट हुआ इसको सेल करने पे। तो ये 10 + 50 आपके अर्निंग पर शेयर क्या हो गया, 60 रुपीज़। तो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर लिया जाता है, ना कि डिविडेंड। ओके, इसे ही पढ़ते हैं। देखो, अर्निंग यील्ड मेथड इज द टेक्निक यूज टू एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इट कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी बेस्ड ऑन अर्निंग पर शेयर एंड द मार्केट प्राइस ऑफ द स्टॉक। ये कहा ना, मार्केट प्राइस स्टॉक का, अर्निंग पर शेयर और मार्केट प्राइस ऑफ द स्टॉक, इस पे बेस्ड होता है ये। मैंने बता दिया अर्निंग पर शेयर में 2 कंपोनेंट आते हैं आपका, एक तो डिविडेंड और दूसरा आपका कैपिटल गेन। अब फॉर्मूला देख लो इसका, अर्निंग पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है हमें, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई नहीं कर रखी। कंपोनेंट वही हैं दोनों, अर्निंग पर शेयर और मार्केट प्राइस। इसका एग्जाम्पल देखना, अच्छे से समझ में आएगा आपको। हाँ, हमें अर्निंग पर शेयर हो रहा है 5 रुपीज़ और मार्केट प्राइस है 50, तो ये आपका आ गया 10%। कैसा है, अर्निंग पर शेयर 5 रुपीज़, मार्केट प्राइस 50 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ गया आपका 10%। एडवांटेज क्या है, सिंपल है कैलकुलेट करना, यूज़ करता है ऑब्जर्वेबल मार्केट डेटा, रिफ्लेक्ट करता है करंट मार्केट एक्सपेक्टेशन को, वही जो आपके डिविडेंड में था। लिमिटेशन क्या है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को इग्नोर करता है, एज्यूम करता है कांस्टेंट अर्निंग। इसका मतलब क्या है कि अर्निंग कांस्टेंट होगी, जैसे वहाँ पे डिविडेंड कांस्टेंट था ना, डिविडेंड पे आउट रेशियो, यहाँ पे अर्निंग कांस्टेंट होगी, इनका ये मानना है। और फिर डज नॉट अकाउंट फॉर रिस्क, मतलब रिस्क को नहीं दिखाता, ये रिस्क की कैलकुलेट नहीं करता। अर्निंग यील्ड मेथड प्रोवाइड ए क्विक एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट इक्विटी, बट इट हैज़ लिमिट इट्स एस्टिमेट टू कंसिडर अदर मेथड एंड फैक्टर टू गेट्स कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ओके, अब नेक्स्ट मेथड आता है आपका रियलाइज्ड यील्ड मेथड। रियलाइज्ड यील्ड मेथड क्या बोलता है आपका, रियलाइज्ड यील्ड मेथड हिस्टोरिकल डिविडेंड पे डिपेंड होता है। मतलब क्या है कि इसमें माना जाता है कोई भी शेयर होल्डर है
तो वो ये एक्सपेक्टेशन करेगा कि उसे लास्ट टाइम जो डिविडेंड मिला था आप उसको उतना डिविडेंड तो मिलेगा ही। कंपनी ने लास्ट ईयर जितना डिविडेंड पे किया था उतना डिविडेंड तो वो पे करेगी ही। तो इसमें ये एज्यूम किया जाता है। तो देखते हैं, रियलाइज्ड यील्ड मेथड is the technique used to estimate the cost of equity by analyzing actual return realized by shareholder over a specified period। देखते हैं क्या है। देखो फॉर्मूला, डिविडेंड पर शेयर प्लस कैपिटल गेन पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर। सिंपल सी बात है, जो आपका अर्निंग पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस है ना, वो लेते हैं। अब अर्निंग पर शेयर में हमने डिविडेंड एक्सपेक्टेड लिया था। इसमें क्या करेंगे, जो डिविडेंड पर शेयर होगा ना वो हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, मतलब जो उसका प्रीवियस डिविडेंड पे किया गया उसके अकॉर्डिंग डिविडेंड लेंगे। और कैपिटल गेन जिस टाइम हम निकाले हैं, मतलब हमने अपनी कंप्यूटेशन करी कॉस्ट ऑफ कैपिटल की शेयर से फंड रेज करने के बाद, मतलब हमने शेयर 100 रुपीज़ का लिया, 150 अब उसकी मार्केट वैल्यू है, तो उन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो होगा आपकी कैपिटल गेन। हम अभी डिस्कस करके आए हैं। तो ये कैपिटल गेन ऐड कर लेंगे और मार्केट प्राइस से उसे डिवाइड कर देंगे, तो हमें मिनिमम रिटर्न पता चल जाएगा कि हमें कितना रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न है, हम चाहिए हमें इस पर। इसके कंपोनेंट देख लो आपके वही हैं, बस इसमें कैपिटल गेन बढ़ गया है ना, कैपिटल गेन पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर। क्वेश्चन दे रखा है आपका, डिविडेंड पर शेयर 2 रुपीज़, कैपिटल गेन पर शेयर 5 रुपीज़, क्योंकि 50 का शेयर लिया और 55 का बेच दिया, मार्केट प्राइस पर शेयर 55। तो ये हो गया आपका, देखो 2 रुपये डिविडेंड, कैपिटल गेन 5 रुपीज़, मार्केट प्राइस 55 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर आ गया 12.73। ओके, एडवांटेज क्या है इसकी, रिफ्लेक्ट करता है एक्चुअल शेयर होल्डर रिटर्न को, अकाउंट्स फॉर बोथ डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल एप्रिसिएशन। हाँ, इसमें डिविडेंड इनकम को भी लिया गया है और कैपिटल एप्रिसिएशन मतलब कैपिटल में जो भी चेंज हुआ है उसे भी लिया गया है। देन कैन बी यूज फॉर कंपनीज विद इरेगुलर डिविडेंड पेमेंट, मतलब क्या होता है, जो इरेगुलर डिविडेंड पेमेंट देती हैं उनमें यूज़ किया जाता है। अब जिनका रेगुलर डिविडेंड पेमेंट है वो अच्छे से प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं, जिनका इरेगुलर डिविडेंड पेमेंट है वो देखते हैं कि हमने पिछली बार क्या डिविडेंड पे किया था, वो ऐड उसमें कैपिटल गेन, तो वो इस अर्निंग को रखती हैं अपना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए। लिमिटेशन क्या है इसकी, रिक्वायर हिस्टोरिकल डेटा, हाँ क्योंकि हमें डिविडेंड की हिस्टोरिकल कॉस्ट देखनी होगी। मे नॉट रिफ्लेक्ट फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन को रिफ्लेक्ट नहीं करती। और कैन बी इन्फ्लुएंस बाय मार्केट वॉलेटिलिटी, हाँ अगर मार्केट में कोई चेंज होगा तो उससे इन्फ्लुएंस होगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट प्राइस और जो शेयर परचेज किया है उस प्राइस के बीच डिफरेंस देखा जाता है, तो उससे इन्फ्लुएंस होगा। इसके बाद ये पॉइंट लिखा है, द रियलाइज यील्ड मेथड प्रोवाइड ए यूजफुल एस्टिमेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ इक्विटी बाय एनालाइजिंग एक्चुअल शेयर होल्डर रिटर्न, हाउएवर इट essential to consider other method and factor to get comprehensive picture of cost of equity। ओके, तो हमने देखा अपना ये मेथड भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हमारा नेक्स्ट मॉडल आएगा CAPM मॉडल, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो इससे पहली वीडियो भी देखना जिसमें हमने डिवेंचर और प्रेफरेंस की बात की है, एग्जाम्पल देख लिए हैं। मैंने सिर्फ आपको बता दिया है डीपली कि इनके फॉर्मूले कैसे यूज़ होते हैं एग्जाम्पल से, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो आप और अच्छे से कर पाएंगे। तो प्लीज़ प्रैक्टिस ज़रूर करना इस वीडियो को देखने के बाद अपने क्वेश्चंस की। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके।